नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस राजनीतिक परिचर्चा में। और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ओंकार चौधरी जी दिल्ली से, और वीरेंद्रनाथ नमस्कार। भट्ट जी लखनऊ से, और अभिषेक तिवारी जी पटना से। आप सभी का स्वागत है। और मैं आरंभ करता हूँ ओंकार जी से, जो हमारे वरिष्ठतम हैं यहाँ पर। ओंकार जी, अब क्या प्रधानमंत्री के साथ साथ देश का भी बायकॉट करेगी क्या ये टुकड़े टुकड़े इंडिया? संजय जी, सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरे, कांग्रेस से जो मौजूदा कांग्रेस है, इससे अब देश को भी अपेक्षा नहीं बची है, शायद उनके मतदाताओं को भी नहीं बची है। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर जिस तरीके से उनको छोड़ करके जा रहे हैं, उनको भी उम्मीदें नहीं बची हैं। और जिस तरीके से ये लोग मोदी के विरोध में पागल हुए जा रहे हैं, इनको ये भी शऊर नहीं रह गया है कि कहाँ आप राष्ट्र का विरोध करने लगते हैं, सेना का विरोध करने लगते हैं। अगर इतनी भी समझ आप में नहीं है, तब आपको ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अपने कुछ दूसरे धंधे पकड़ लेने चाहिए। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बहाना क्या हो सकता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है कि मेरी आँख में दर्द था। अरे भाई, आपकी आँख में दर्द था, तो आप 24 अकबर रोड तक कैसे पहुँच गए? और लाल किले की प्राचीर के पास क्यों नहीं पहुँच पाए आप? तो आँख में दर्द है कि नहीं है, पर सोनिया जी भी तो इनके नहीं पहुंची। हाँ, इनके बहुत सारी जगहों पे दर्द हैं। सीने में और ये दर्द है सिर। और इनके दर्दों का कोई इलाज ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है, ना इनके भीतर से कहीं कोई इनको समझाने बुझाने वाला है, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि इनको चीजों की समझ है। या तो नरेंद्र मोदी के विरोध में इतने पगला गए हैं कि इनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है, वरना ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर राष्ट्र को संबोधित कर रहे हों, अलग अलग देशों के राजनयिक वहां मौजूद हों, पूरी कैबिनेट वहां मौजूद हों, यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां मौजूद हो, और अलग अलग समाज के वर्गों से आमंत्रित किए गए विशेष अतिथि हों, जो सीमांत राज्यों के जिले हैं उनके जनप्रतिनिधि बुलाए गए हों खास तौर से, और चाहे एनसीसी कैडेट हों, दूसरे लोग हों। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी को देखिए साहब, जिसे ये राक्षस कहते हैं, रावण कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। वो जब बोलना शुरू करते हैं, तो जहां जहां इन्होंने पिछले 3 महीने में, 6 महीने में उनको घेरने की कोशिश की है, या कोई ऐसी नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की है जिससे नरेंद्र मोदी को कोई परेशानी हो, या चुनाव मैदान में जब जाएं वहां परेशानी हो, वो उन चीजों को तुरंत कैच कर लेते हैं, और उसके बाद वो कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं कि ये टापते रह जाते हैं। एक बार इन्होंने किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी जोर शोर से। उन्होंने किसानों को हर साल 6,000 रुपया प्रधानमंत्री निधि जो योजना है उनकी, उससे देना शुरू कर दिया। अभी इन्होंने मणिपुर की 2 महिलाओं की बात संसद के बाहर भी, संसद के भीतर भी जम करके उछाली। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की शर्मनाक वारदात पहली बार हुई हो किसी स्टेट में, बल्कि वस्तु स्थिति तो ये है कि राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक में और दूसरी कई जगहों पर भी इस तरह की वारदातें होती रही हैं। लेकिन जानबूझ करके प्रधानमंत्री को महिला विरोधी और महिलाओं की जो असमत है उसके प्रति असंवेदनहीन करार देने की एक कोशिश थी। कुल मिलाकर के क्या किया प्रधानमंत्री ने? आज के भाषण को उठा के देखिए। उन्होंने कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की
2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाएंगे, उनको ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे। महिलाओं को लेकर के उन्होंने और भी कई ऐलान कर दिए और ये बताया कि महिलाओं की एक्चुअल में इस समय चाहे सेना हो या दूसरे सेक्टर हो या पायलट ही क्यों ना हो, उनका कितना बड़ा भारी योगदान है। तो ये एक्चुअल में कई बार मुझे लगता है कि अब उस स्टेज में पहुंच गई है इनकी बीमारी, जहां ये प्रधानमंत्री की बात सुनने के लायक भी नहीं है। जब पार्लियामेंट में इनकी 3 दिन की बहस का जवाब देने के लिए प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए, तो ये पूंछ कमर पर रख करके किस तरह भागे बाहर, ये भी देश ने देखा है। आप 3 दिन तक बोलते रहे, प्राइम मिनिस्टर पर ही बोलते रहे, मणिपुर पर ही बोलते रहे, लेकिन जब सदन का नेता, देश का नेता खड़ा हुआ बोलने के लिए, तो आप सहन नहीं कर पाए। इनके फ्रस्ट्रेशन किस किस तरीके से निकल रहे हैं, ये रणदीप सुरजेवाला के बयान से पता चल जाता है, जो कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले राक्षस हैं। राक्षस हो तुम लोग। इस तरह की वाणी, इस तरह की बातें, जो खुद नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि अब तो मतदाताओं पर भी इनका गुस्सा निकलना शुरू हो चुका है कि मतदाता इनका वश नहीं चलता, इनका वश नहीं चलता, वरना ये देश के मतदाताओं को भी बदल दें। नहीं, कहते ये बोल तो दिया राक्षस है, और तो क्या कह सकते हैं। जी जी जी। तो अब हम चलते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी के पास। वीरेंद्र जी, ये कैसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें से नफरत ही नफरत निकल रही है, जरा समझाएं। ऐसा होता है क्या कि दुकान तो ऊपर लिखा हो मोहब्बत की दुकान, और अंदर जो आइटम हो वो सारे नफरत के हो? मुझे कुछ भी नया नहीं कहना है, केवल आप ही के शब्दों से आपके सवाल का जवाब देना है। ये भारत का जो आज विपक्ष है, नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से एक ही मुद्दे पे जोर दे रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। और ये विपक्ष जो है देश का, अब ये पंच मक्कारों का समूह बन के रह गया है। ये बात अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। ये मार्क्स मैकाले के मानस पुत्रों को नरेंद्र मोदी का जो डीकोलोनाइजेशन प्रोग्राम है ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से प्रगति मैदान में भारत मंडपम बना है और उसके ऊपर सेकुलर समुदाय के जो लेख छपे हैं अंग्रेजी अखबारों में, और उसको ये कहा गया है कि ये परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली भारत की हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषणा हो गई है। तो जितने भारतीय प्रतीक हैं, जितने भारतीय परंपराएं हैं, चाहे वो नया संसद भवन हो, चाहे संसद भवन में सेंगोल हो, ये चीजें इनको पसंद नहीं आ रही हैं। और जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का मासेस से लगातार डायरेक्ट कनेक्ट बढ़ रहा है, एक एनडीटीवी के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ने आज से 7-8 साल पहले लिखा था, 18 में शायद, कि ये जितनी योजनाएं चल रही हैं भारत में वेलफेयर की, ये लोगों को एहसास नहीं है कि इंडियन स्टेट के जो टच पॉइंट हैं विद द मासेस, ये कितने ज्यादा नए क्रिएट किए हैं नरेंद्र मोदी ने, और विपक्ष कहीं मौजूद नहीं है ऐसी जगह पर। वो चाहे टॉयलेट हो या आवास हो या कोई भी अन्य योजना हो वेलफेयर की, तो टच पॉइंट बढ़े हैं। और आज नरेंद्र मोदी ने एक और टच पॉइंट बोल दिया कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो इनके पास मासेस पे जाकर के, जनता के बीच पे जाकर के और रोज कम्युनिकेट करने का कोई साधन नहीं है। लेकिन और आप देखिए 10 साल में इनके पास एक सारा विपक्ष के पास, और यूपी में समाजवादी है, वही जो वो कल्चर है, कैंसिल कल्चर और परमानेंट स्टेट ऑफ डिनायल एंड हेट्रेड, और दावा है कि हमारी मोहब्बत की दुकान है। अरे भाई, मोहब्बत की दुकान की 1948 में नहीं थी, जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो है चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था बंबई में, पूना में, रत्नागिरी में, या 84 में क्या हुआ था दिल्ली में इंदिरा गांधी हत्या के बाद। तो अब जो है ये सीधे सीधे जो प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन था, या जो संघ ने भी हमेशा कहा है हमें डी रेडिकलाइज करना है। नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार का, भारत देश का शासन एंशिएंट इंडियन स्टेट क्राफ्ट के आधार पर चलाने की कोशिश की है। लेकिन जो मार्क्स मैकाले के मानस पुत्र हैं, जो उनका इकोसिस्टम है, वो अभी भी वो भारत में अभी भी बहुत मजबूत है, और नरेंद्र मोदी को निरंतर उससे सामना करना पड़ता है। मार्क्सवादी हर जगह बैठे हुए हैं और उनके हाथ में टूल है जिहादी मुसलमान। और जो आपने देखा और जो हो रहा है झारखंड में, बंगाल में, बिहार में, केरल में, आंध्र प्रदेश में,
इवन तमिलनाडु में या हाल के 2 महीनों में कर्नाटक में। तो ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और ये साफ साफ और एक चीज और हो गई, जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो 3 नए कानून आ गए हैं, इसको लेकर के भी बहुत तीखा रिएक्शन आया है कपिल सिब्बल का और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला का। और मुझे साफ लगता है कि आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स में बातें और छन के बाहर आएंगी, हालांकि बिल का ड्राफ्ट तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने उसको पढ़ा, लेकिन उसको लेकर के भी काफी सुबगाहट है। लखनऊ के भी कई वकीलों से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि जो बेंच और बार दोनों में जो बैठे हुए मठाधीश हैं, खास करके बार में, उनको भी इन तीनों कानूनों के तमाम प्रावधानों से काफी परेशानी होगी, वो उसको आसानी से स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और खास करके बार के लोग जो हैं यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है 5 साल 10 साल की वकालत में लोग जो है करोड़पति हो जाते हैं। यूपी के तमाम जिले ऐसे आप भी जानते हैं। तो ये जो रोज जो एक कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट पैदा हो रहे हैं, और सबसे बड़ा खतरा ये आ रहा है, जैसा आप जानते ही हैं कि काशी के सर्वे के ज्ञानवापी के सर्वे कंप्लीट होने के बाद वो सर्वे रिपोर्ट संसद भवन की लाइब्रेरी में नहीं रखी जाएगी, वो सर्वे की रिपोर्ट जो है देश को हिलाएगी। और ये 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये उसको खा जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये विपक्ष की जो हताशा और निराशा और बढ़ने वाली है। और मुझे तो लग रहा है कि इनकी जून में मीटिंग पटना में हुई, फिर बेंगलोर में हुई और अगली होने जा रही है बंबई में इसी महीने। तो ये अभी तक ना इनका नेता तय है, ना इनका कोई प्रोग्राम तय है, ना कोई विजन तय है, ना कोई इनकी स्टीयरिंग कमेटी है और ना कोई प्रोग्राम है। ये करेंगे क्या? तो और आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का जो पूरा भाषण है, वो केवल इनकी पूरी जो इनकी विश्वसनीयता में प्रहार है। और 2 बातें मैं और कहूंगा। आज नरेंद्र मोदी ने इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक नए शब्द को रोपा, मेरे परिवारजनों। अब तक भाइयों बहनों था, देशवासियों था, अब परिवारजनों आया है 75 साल बाद, ये नया 77 ईयर्स के बाद। और दूसरा, अब तक हमारे राजनीतिक विमर्श में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में विदेश का माने केवल पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका था। आज प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने नाम लिया जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो इसका मतलब, और एक चीज उन्होंने और नहीं कही कि भारत की छवि विश्व में विश्व मित्र बन के उभरी है। तो ये सारी बातें जो है और जो है, ये सब जो कांग्रेस का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ओनली वी हैव द राइट टू रूल इंडिया, उस सबको बहुत आघात पहुंचाती हैं। एनआरआई के जो इंडियन डियास्पोरा से आपका भी बहुत अच्छा संपर्क होगा, पूरे यूरोप में और विशेषकर नॉर्थ अमेरिका में इंडियन डियास्पोरा के स्टैंडिंग में, कॉन्फिडेंस में और उसकी पहचान में, उसकी आइडेंटिटी में जितना सकारात्मक परिवर्तन आया है, ये जानकारी उनके 10 जनपद तक भी पहुंचती होगी। तो ये और कहने की जरूरत नहीं है, जो ग्लोबल डीप स्टेट है वो भी अब इनके साथ नहीं है 10 जनपद के साथ। तो ये करेंगे क्या? तो ये सारी परेशानियां हैं जो कभी इस रूप में निकलती हैं कि मतदाता राक्षस है, कभी खड़गे साहब आज के समारोह में शामिल नहीं होते हैं। तो ये जो इनकी जो एंटिक्स हैं और जो सोनिया जी भी नहीं होती हैं, और जो इनकी गिमिक्स हैं, मेरा मानना है कि ये फुलझड़ियां हमको आने वाले 2-3 महीनों में और दिखेंगी। और यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगर ये इंडिया का अगर जादू नहीं चला तो स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी और हमें ये गिमिक्री और देखने को मिलेगी। अभिषेक जी, टुकड़े टुकड़े इंडिया का एक बड़ा पार्ट आपके यहाँ भी है, सुना आपके यहाँ। तो आज दरोगा जी मार दिए गए, तो ये जो रोजगार का हिस्सा था। दरोगा जी की हत्या सर, ये एक स्वरोजगार का हिस्सा है। देखिए, भारत में अब अलग अलग तरह के रोजगार हैं, लेकिन बिहार में सर एमएनसी तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो है अब क्या है, सुपारी लेने वाला कल्चर है। देखिए, बिहार थोड़ा पिछड़ा था, तो जो 93-94 में मुंबई में चल रहा था वो अब यहाँ पे आ गया।
अच्छे से बिहार के कई लड़कों को पता है कि अगर आपकी 18 साल से कम की आयु है तो आप मार भी दोगे। तो ऐसे कहता है, अरे 3 महीना में तो बेल मिल जाता है जी मर्डर केस में। कुछ है मर्डर करना? मर्डर करने में कुछ लगता है? अब तू जो जुबिनाइल है तो 3 बरिस के सजा होगा, लाखों रुपया भी तो मिल जाता है। तो एक रोजगार पनप रहा है बिहार में। दरअसल बिहार उड़ता बिहार है। अब मैंने कहा ना थोड़ा पिछड़ा था, तो पंजाब पहले उड़ा, लेकिन बिहार अब उड़ रहा है। शराबबंदी के बाद जिस प्रकार से सूखा नशा का कल्चर यहाँ पे बढ़ा है, वो बहुत खतरनाक है। आप लोग कुछ जो बात कह रहे थे ओमकार सर और वीरेंद्र सर, मैं थोड़ा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। सर, सहा नहीं जा रहा। लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं आए खड़गे साहब, सोनिया गांधी। कचोट रहा है क्या? मतलब 10 साल से आदमी ये सत्ता में है, और जब ये हम लाल किला पे जाएंगे तो बोलेगा यही ना कि अगली बार हम फिर से लाल किला पे भाषण देंगे, यानी अगले 5 साल हमको फिर आना है। ये जो है ना कि हम फिर जीत के आ रहे हैं, ये सुनने की सर क्षमता अब नहीं बची है कान में, ये सहने की क्षमता नहीं बची है। और बिहार में भी जिन 2 नेताओं के बारे में आप कह रहे हैं, उनके अंदर भी क्षमता नहीं बची है। आज दोनों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बिहार की उपलब्धियां नहीं बताई हैं, और बताएंगे क्या? बिहार में बैंक लूट हो रहा है, दरोगा मार दिया जा रहा है। हाँ, दरोगा साहब और बाकी पुलिस वालों का जोर किस पे चलता है? तो मनीष कश्यप पे चलता है। और वहां 2 चेहरे तो अभिषेक ऐसे बैठे थे जो झेल ही रहे थे नरेंद्र मोदी को कि मैं फिर आ रहा हूं अगले साल, अरविंद केजरीवाल और चीफ जस्टिस। नहीं देखिए सर, चीफ जस्टिस साहब का मैं एक बात कहूंगा। चीफ जस्टिस साहब के बारे में जो कुछ भी बातें हैं, 2 साल बाद तो वो रिटायर हो जाएंगे, तो उससे तो उनको विशेष मतलब नहीं है। अब रही बात, अब तो 1.25 साल ही बचा है। हाँ, 1.25 साल उनका विशेष उससे प्रायोजन नहीं है। अब बात केजरीवाल की, तो मैंने उसी दिन कहा था कि केजरीवाल अब पलटी मारेगा, एकदम कलर बदलेगा, क्योंकि उसको पता चल गया अब तो दिल्ली में वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के बराबर भी हैसियत नहीं है उसकी। कम से कम उसके पास भी ज्यादा ये है, शक्तियां हैं। तो इसीलिए फिर से झाड़ू हाथ में आ गई है। हाँ, तो अब वो क्या करेगा? अब वो एलजी से मिलके रहेगा, सारी चीजें। अब उसको पता है कि रिप्लेस जब करना था हमको कांग्रेस को, तो वहीं फोकस करते, फिर मेरा फोकस बदल देते हैं ये लोग। अब वो देखिएगा कुछ दिन बाद वापस कांग्रेस को गाली देना शुरू करे, नकारा है, निकम्मा है, भ्रष्टाचारी है, ये लोग कुछ नहीं करते, राजस्थान में हमको मौका दीजिए, एमपी में हमको मौका दीजिए, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी अलायड इसलिए बन सकती क्योंकि आम आदमी पार्टी को अगर सरवाइव करना है और अगर आगे जाना है तो वो कांग्रेस को हटा के ही जाना है। वो बीजेपी का वोट शेयर तो नहीं तोड़ सकती, बीजेपी को तो नहीं हटा सकती, कहीं भी रिप्लेस कर सकती। वो जहां भी रिप्लेस करेगी कांग्रेस को करेगी। वैसे ये बात जयपुर डायलॉग्स पे संजय सर मुझे लग रहा है कि 2 साल 2.5 साल पहले भी तो बोल चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये नेचुरल अलाय नहीं था। तो अब वो चला गया वहां पे। वैसे भी कहीं तो कुछ सम्मान मिल रहा था, बैठने को मिल रहा था सर, वहां पे कम बात है। आजकल तो स्थिति ये है अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार जैसे लोगों की, कि लोग आते तो कहते हैं आ गया यार, इसका चेहरा देखो, पूरा दिन खराब चला जाता है। ये स्थिति उनकी बन गई है। गठबंधन में कोई वैल्यू नहीं है। आज तेजस्वी यादव जब फ्लैग होस्टिंग करके निकले तो उन्होंने खूब मोदी जी को कहा कि मोदी जी ने हमें विपक्ष के ऊपर इस प्रकार के हमले किए लाल किले से। अब मैं ये सोच रहा था पूरे विपक्ष में किसी का नाम तो लाल किला से डायरेक्ट लिया नहीं। उन्होंने तो कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई होगी, करप्शन के खिलाफ लड़ाई होगी। तो भाई भ्रष्टाचार और करप्शन की लड़ाई को आप चारा घोटाला से क्यों जोड़ लेते हैं? या फिर उसमें उन्होंने परिवारवाद तुष्टीकरण भी जोड़ा था। तो अब ये परिवारवाद और तुष्टीकरण को यदि मोदी जी बुरा भला कहेंगे और कहेंगे कि इसके विरुद्ध अभियान चलेगा, तो ये तेजस्वी जी को कैसे? तीनों चीजें लागू होती हैं उन पर। सर देखिए, ऐसा है कि राजद का तो तुष्टीकरण श्रृंगार है। ताजा उदाहरण देख लीजिए। बेचारे बड़के भैया जो तेज प्रताप है, उन्होंने एलवीस यादव के समर्थन में ट्वीट कर दिया कि जिताओ इसको। इतना मुसलमानों ने गाली दिया जाके उनके वॉल पे कि ट्वीट डिलीट करना पड़ा। तो 1980 वाला पे हम लोग चर्चा जब कर रहे थे, मुझे वो चीज याद आ गई कि उसमें लिखा हुआ था मुरादाबाद के दंगों का जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें, कि ब्लॉक वोटिंग करके अपने आप को वोट बैंक समझने वाले और नेता अगर इनको वोट बैंक की तरह ट्रीट करेंगे तो ये
कंट्रोल करने लगेंगे कालांतर में नेताओं को। वो दिखा मुझे कि तेजस्वी यादव के साथ भी खड़ा नहीं हो पाया और कैसे ट्वीट डिलीट करना पड़ा। खैर, एलवीश यादव को जीतना था, वो पता था, क्योंकि उसके साथ राष्ट्रवादी खड़े थे। और आज के समय ये एक और झलक है सर। मेरे प्रिय जी ये एक और झलक है 2024 की। राष्ट्रवादियों का समर्थन जिसको हो जाएगा उसका जीतना तय ही मान लीजिए। ये स्थिति चल रही है। दूसरा उदाहरण अभी रिसेंटली जो मोदी जी ने दे ही दिया कि भाई हम आ रहे हैं, तो आप संजय सर ये वाला मत कहिए, ये कितना मुश्किल होगा सोनिया OMG 2 आपने फेल करा दी गदर 2 के सामने। वो मैं वही कह रहा हूं सर कि हर जगह है राष्ट्रवाद, और ये पच नहीं रहा। अब आप एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। क्या सुनना चाहते हैं कि ये आदमी ये कहे कि अब हम सऊदी अरब के साथ ट्रांजैक्शन जो कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, ये पचेगा? मतलब भारत की बर्बादी हो जाएगी, भारत का इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो जाएगा, इसको साबित करने के लिए कि राहुल बाबा रघुराम राजन के साथ बैठते हैं, वो ज्ञान देते हैं, और LIC का शेयर से लेके SBI सब प्रॉफिट में रहता है। तो फिर ये तो भाई बेइज्जती है। अब वहां पे कैसे मुंह दिखाएं? वो स्थिति बनी हुई है। तो आप लोग प्रेशर मत दीजिए। कम से कम बेचारा कलेजे पे सांप लौट रहा है, तो घर में ही कम से कम रुंदन कृदन जो करना है करने दीजिए। हम लोग क्यों परेशान हो सकते? जी, वैसे आपने डी डॉलराइजेशन की बात की, तो कल भारत में उसका आरंभ हो गया जब जी अमीरात के साथ में तेल का सौदा 1 मिलियन बैरल का सौदा जो है वो दिरहम और रुपए में हो गया। जी इसीलिए मैंने तो कहा इसको लेकर पूरे विश्व में खलबली मच चुकी है। और जो उनके बड़े बड़े जो हैंडल्स हैं या बड़े बड़े जो उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया है, स्पेक्टेटर जैसा, उसने भी इसको जो है वो प्रमुखता से छापा है। तो अब जरा गालियों की बात कर लेते हैं। कैसी अच्छी अच्छी गालियां चल रही हैं आजकल। गालियों में PhD है। अभी तक तो कुत्ता, कमीना, नीच इस तरह की बात हो रही थी, और अब हत्यारा की बात हुई। और उसके बाद अभी मैंने देखा है कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने तो बीजेपी सपोर्टर्स को गाली दी, कहा कि ये राक्षस हैं और मैं इनको श्राप देता हूं। और दूसरी ओर अभी मैं देख रहा हूं कि आलोक मैंने वो शर्मा देवराज जो इंद्र एक थे क्या spokesman- कि श्राप दिए हमको, इसलिए कंफ्यूजन हो गया सर। वो रणदीप सुरजेवाला थे। और आलोक शर्मा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ओसामा बिन लादेन है। जी वल्ला ओंकार जी वल्ला अभी भी भाई देखो, रणदीप सुरजेवाला तो हमारे पुराने मित्र हैं। मैं जब चंडीगढ़ में था और हरियाणा में रहता था तो बहुत ही सम्मान करते थे। एक बार मैं कहीं से गुजर रहा था तो उनका फ़ोन आ गया कि सचिवालय में बैठा हूँ, लंच मेरे साथ कर लीजिए। मतलब इस तरह के रिश्ते थे। लेकिन मुझे पता नहीं था संजय जी कि राहुल गांधी के संपर्क और संसर्ग में आने के बाद इनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इनके पिताजी शमशेर सिंह सुरजेवाला वो भी ठीक ही ठाक आदमी थे, ये भी ठीक ठाक आदमी थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार इनको शिकस्त दी। एक बार तो जींद के उपचुनाव में ये हारे, उसके बाद कैथल में जब विधानसभा के चुनाव आए तो वहाँ हारे, और इनको राज्यसभा में भेजना पड़ा, राज्यसभा में चले गए ये। अब इतने सालों तक ये मीडिया विभाग के इंचार्ज रहे, जयराम रमेश से पहले यही थे। तो जाहिर है जो संगति होती है उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ता ही है। लेकिन सहज विश्वास हुआ नहीं कानों पर कि रणदीप सुरजेवाला ये एक पढ़ा लिखा एक आदमी और साफ सुथरा आदमी माना जाता था जब तक वो राहुल गांधी के संपर्क और संसर्ग में नहीं आया। अच्छा वकील हुआ करता था ये। जी हाँ, जी हाँ। और मैं तो इनके आवास पर भी गया हुआ हूँ चंडीगढ़ में, जब ये मंत्री थे, संसदीय मंत्री और परिवहन मंत्री थे ये। और एक मैंने गाड़ी खरीदी थी तो उसका VIP नंबर भी इन्हीं की कलम से मुझे मिला था। तो तब तक ये बड़े जेंटल आदमी माने जाते थे। लेकिन किसी गलत संगत में पढ़ करके आप या तो चापलूसी में या दूसरी चीज़ों में फंस करके आप इस तरह की बातें कर बैठते हैं,
या जो आपकी उपचुनाव में और फिर आम चुनाव में हार हुई, उसकी कहीं खींच थी मतदाताओं के प्रति? पर संजय जी, मैं थोड़ा सा और ब्रॉड वे में जाना चाहता हूँ। आप ये देखिए कि नेगेटिविटी और एक तरीके से वो गाली गलौच ही है जो इनकी तरफ से हुई थी। जैसे जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था, तो राहुल गांधी ने क्या किया था? राहुल गांधी के बयान उस समय के याद करिए। उन्होंने कहा था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, लोगों के रोजगार जाने वाले हैं, भारी तबाही होगी। इसके अलावा इन्होंने कुछ विदेशों में बैठे हुए स्वनाम धन्य अर्थवेत्ताओं को बुला करके उनके इंटरव्यूज किए थे। ये भारत के लिए नहीं, चीन के लिए कह रहे थे। चीन का तो बहुत बुरा हाल है सर। अभी खबरें छन की आ रही है। इनका समझौता है ना, तो ये बार बार इनको चीन याद आता है। तो ये एक्चुअल में कितने बड़े शुभ चिंतक हैं भारत के और भारतीयों के, कि वो कहते हैं कि तुम तो बर्बाद होने वाले हो, तुम्हारे घर बर्बाद होने वाले, तुम्हारे रोजगार छिनने वाले हैं और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। और उस समय रंगराजन से लेकर के कई आर्थिक वेत्ताओं को बुला करके इंटरव्यूज कर रहे थे बैठ करके, और उनके मुंह से कहलवा रहे थे कि नहीं, बहुत बुरा हाल होने वाला है भारत का। तो बुरा हाल ऐसे होता है कि 10वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ जाए। और जब सारी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो रही थी, तब भारत में तो कम से कम आपको ये मान करके चलना चाहिए, और अब तो गलती मान लेनी चाहिए इनको कि ये गलत कह रहे थे। उस समय भी भारत में अगर अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही थी, लोगों के रोजगार नहीं जा रहे थे, और जितनी भी विकास योजनाएं, परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनकी तो मतलब जो दुनिया की जानी मानी वित्तीय एजेंसियां हैं, उन्होंने भी प्रशंसा की है कि भारत में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जिस तरह से रोजगार जनरेट हो रहे हैं, पूरी दुनिया मंदी का शिकार हो सकती है, भारत पर उसका असर नहीं पड़ेगा। तो ये कितने बड़े अर्थवेत्ता हैं, कितने बड़े ये विदेश नीति के जानकार हैं, कितने बड़े ये रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और जानकारी कुछ नहीं है। तो ऐसे ही भद पिटती है जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, और वो ही इस समय इनका हो रहा है। अब चूंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाएं, तो फिर तो वो कहते हैं ना कि वो कहावत में अल्लाह का नाम आता है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो इनके जो ऐसे ऐसे प्रवक्ता और जो संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर के ये दुस्साहस कर जाते हैं लोकसभा में, अंधा राजा बताते हैं, और नरेंद्र मोदी सामने बैठे हुए हैं। पर चूंकि साथ में सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, उनको खुश करना है, तो आप अंधा राजा कह देंगे, आप द्रौपदी का चीरहरण कह देंगे, तमाम ऐसी बातें कह देंगे आप। नतीजा क्या हुआ? लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री के हिस्सा हैं, और हमारा जो लोकतंत्र है उसकी अगर दुनिया प्रशंसा करती है, हमारे चुनाव आयोग की अगर दुनिया प्रशंसा करती है, बाकी पड़ोसी देशों में जो स्थितियां हैं उसके अगर उससे तुलनात्मक हम देखें तो हमारी न्याय व्यवस्था की भी लोग प्रशंसा करते हैं। ऐसे में अगर आपको सब कुछ गलत ही गलत दिखाई दे रहा है, आप गलत गलत ही बातें करते हैं, आप अशुभ ही सोचते हैं, और आप सेनाओं को भी नहीं बख्शते हैं, उनके जो ऑपरेशन थे जिनकी मतलब प्रशंसा की जानी चाहिए थी कि चलिए उड़ी हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक हुआ, और उसके बाद एक रिएक्शन जरूर पाकिस्तान की तरफ से आया जब हमारा मिग वहाँ गिर गया पीओके में और हमारा पायलट वहाँ पकड़ा गया। पर पाकिस्तान की उसके बाद से अब तक हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी तरह का कोई बड़ा आतंकवादी हमला वो अंजाम दे सके, क्योंकि उनको पता है कि उसका अंजाम क्या होगा उसके बाद। तो ऐसे में जब सबको चीजें दिखाई दे रही हैं, आप लगातार झूठ पे झूठ बोलते चले जाएं, और केवल इसलिए कि आपको मोदी की छवि किसी तरीके से मलिन करनी है,
क्योंकि शेखर गुप्ता ने कभी इनके प्रोग्राम में कह दिया था, इनको सीख दी थी कि जब तक आप नरेंद्र मोदी की छवि बर्बाद नहीं करेंगे तब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो लगे पड़े हैं और बिना सोचे समझे। जी संजय जी, मैं चौधरी साहब की बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूं कि जी जी नेहरू के जमाने से कांग्रेस का जो स्टैंड है अपने विरोधियों के प्रति सदैव मैक्सिमलिस्ट रहा है, अधिकतमवादी। हम इनको मानेंगे ही नहीं। नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में ये बात खुल के सामने नहीं आई। हालांकि कांग्रेस के दौर में 90 बार जो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हुआ है, सरकारें बर्खास्त की गई हैं, ये भी इसका सबूत है। तो नरेंद्र मोदी के प्रति ये जो इनका मैक्सिमलिस्ट स्टैंड है कि हम नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो अब एकदम खुल के सामने आ गया है। तो जब आपका स्टैंड मैक्सिमलिस्ट होगा तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश बैक आएगा। जब पुश बैक आएगा तो आप बोलेंगे कि साहब इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गया, सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गई, हमारा गला दबा दिया गया, लोकसभा में हम बोल नहीं पाते और संवैधानिक संस्थाओं को जो है को सबवर्ट किया जा रहा है। तो वही अभियान लगातार चल रहा है गुजरात के समय से। ये इनटॉलरेंस और ये किसान आंदोलन और दलित आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, ये सब गुजरात में हो चुका है। वही पिछले 10 साल से दिल्ली में दोहराया जा रहा है। और मैक्सिमलिस्ट पोजीशन का हालत तो ये है कि जीएसटी और न्यू पेंशन स्कीम ये पॉलिटिकली सेटल्ड इश्यू है हर पॉलिटिकल पार्टी का। कांग्रेस ने उसको रिवाइव कर लिया। छत्तीसगढ़ की सरकार का विज्ञापन आ रहा है कि वहां का राज कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम में लहला रहा है, तो उसकी बड़ा गुणगान किया जा रहा है। जबकि 2013 में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल पास हुआ था और मनमोहन सिंह ने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी दिल्ली में, सब उसमें शामिल हुए थे। केवल वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा ने कहा था हम इसको लागू नहीं करेंगे। 2018 में त्रिपुरा ने भी लागू कर दिया। और आज कांग्रेस अपने ही मामले को जो है राजस्थान में और हिमाचल में और छत्तीसगढ़ में और आम आदमी पार्टी पंजाब में उसको मुद्दा बना रही है। जीएसटी बिल पार्लियामेंट में 2005 में आया था, ड्राफ्ट तो 2003-4 में अटल जी के समय बन गया था और 12 साल ये पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पड़ा रहा। जब इस पे कॉन्सेंसस बन गया तब ये बिल पास हुआ मार्च अप्रैल 2017 में, वो एक लागू हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि ये गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, ये तो सेटल्ड इशू है। तो इतना ज्यादा अभाव है मुद्दों का कांग्रेस के पास कि अब तो कहिए वो शायद कल वो भी उठा दें जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। ये कह देंगे कि मोदी ने देश को बेच दिया बांग्लादेश को। अब यही बोलने को बचा है बस। कुछ झारखंड के उसमें कुछ एन्क्लेव थे, कुछ वेस्ट बंगाल में थे, तो उनका आदान प्रदान हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में, संविधान का अमेंडमेंट हुआ था। तो इतना ज्यादा मुद्दों का अभाव, कुछ बिहार वाले थे, कुछ बिहार वाले, इतना ज्यादा मुद्दों का अभाव है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जनवरी में रामचरितमानस को गाली देती है और कहती है सब ये बड़ी अपमानजनक है महिलाओं के लिए। फरवरी में कहती है कि हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे और यही काम चलता है मार्च में। और जून में भैया जी पहुंच जाते हैं नैमिषारण्य और वहां जाके बोलते हैं कि साहब ये बीजेपी असुर है, हम सुर हैं, अखिलेश जी देवता है और बाकी लोग राक्षस हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं हम पीडीए करेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो है राम नाम की धुन गाएंगे या जो है सनातन धर्म के खिलाफ जहर फैलाएंगे पेरियार वाला, या वो जो है या वो जाति घृणा फैलाएंगे। क्या करेंगे? जो पेरियार कर चुके हैं 17 साल पहले, वो अखिलेश भैया आज करने की सोच रहे हैं। तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, इनकी लाइन और लेंथ क्या है। और मोदी जी के भाषण ने इनकी लाइन लेंथ आज और बिगाड़ दी। चलिए अभिषेक जी, आपके विचार बताएं। लाइन लेंथ बिगड़ी हुई है, सबसे ज्यादा तो बिहार में ही बिगड़ी हुई है मुझे लग रहा है। हाँ, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है सर। रोज सुबह उठ के कुछ लोगों का काम है बिहार में, यार मोदी हार्ट अटैक आ सकता है क्या उसको, ये इसकी संभावना है क्या, कैसे? अब राजनीतिक रूप से तो हम नहीं जीत सकते। शिवानंद तिवारी जैसे लोगों ने तो मान लिया है कि भाई मोदी नहीं हारेगा, हालांकि सही माना है मोदी नहीं हार रहा है बिहार में अभी। ओंकार जी, आप जल्दी जाना चाहते थे तो आप चाहे तो। जी हाँ, मैंने वही मैसेज आपको किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
बिहार में रिसेंटली जातीय जनगणना हो गई। आज मैं चिराग जी के साथ बैठा था, बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया उन्होंने, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि भाई ये जातीय जनगणना से बिहार की जीडीपी पे कोई विशेष असर पड़ेगा क्या? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में सुधार आ जाएगा क्या? बिहार में शिक्षा व्यवस्था में जो मूलभूत समस्याएं हैं वो बदल जाएगा क्या? अगर हिंदू मुसलमान करना अपराध है तो हिंदुओं में जाति को विभाजित करना अपराध कैसे नहीं है? और बाकी और मुद्दों पे बात हुई थी, जिस प्रकार से पासवानों पे रिसेंटली अत्याचार हुआ, दरभंगा में दंगे हुए, नूह से कम भयानक दंगा नहीं हुआ है सर, लेकिन किसी को खबर नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन है। सबसे बड़ी बात, एक पार्टी के लोगों को यह लग रहा है कि यार ये हमको मिला क्यों नहीं रहा, पलटने को हम तैयार हैं। अब जब पलटने को तैयार है तो कम से कम अब तो हमको मिला लो वापस, हम मिलना चाहते हैं भाई। वो एक अलग फ्रस्ट्रेशन क्रिएट हो रहा है। उनके सांसद पगलाए हुए हैं, उनके विधायक पगलाए हुए हैं कि यार अब राजद के साथ रहना मुश्किल हो गया है। मोदी जी से किसी तरह बात हो जाती, वापस पलट लेते, वो पलट नहीं पा रहे हैं। और चिराग पासवान ने अलग इनकी हवा टाइट करके रखी है अकेले। एक चिराग अच्छा बताइए सर, टेक्निकली चिराग पासवान जी की पार्टी तो इन्होंने खत्म कर दी थी, फिर आप उससे डर क्यों रहे? नीतीश जी ने की थी ना, नीतीश बबुआ ने। मैंने वही कह रहा हूं, तो इतना भयभीत का है उस आदमी से भाई? वो जा रहा है, मान लीजिए उनका डेलीगेशन गया बेगूसराय या दरभंगा, तो जाने दीजिए, लोगों से बात कर रहे हैं। उसको समस्या इसी बात से है कि यार ये एक नया युवा आदमी कैसे मुझ पे इस प्रकार के अटैक कर सकता है? मैं तो मोदी जी के समतुल्य हूं ना, मैं तो पीएम कैंडिडेट भी हूं। तो मेरी बात और मेरा मुकाबला स्पीचेस का तो डायरेक्ट मोदी जी के साथ है, और मोदी जी ने छोड़ रखा है हनुमान। और वो जा करके चिराग पासवान सुबह एयरपोर्ट पे जैसे ही उतरे हैं, वो वहां बाइट दिया, वहां रगड़ा, फिर झंडा तोलन के बाद रगड़ा, और फिर अभी आरा पहुंचे हुए वहां इनको रगड़ा है। और इतने दौरे वो आदमी कर रहा है, युवा है तो एनर्जी है, ठीक है, इससे अलग परेशान है वो। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि आज कमाल का भाषण दिया है नीतीश जी ने कि पहले जंगल राज था, हमारे सत्ता में आने के बाद मंगल राज हुआ। तो भाई ये भी बता दे कि जंगल राज पहले जो सत्ता में थे वो कौन लोग थे, नाम ले लेते, फिर चिराग पासवान को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये विषय एक बात और भी है, यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता से मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि 1990 में मंडल लागू होने के समय मुलायम सिंह यादव कहते थे कि भाइयों मंडल लागू हो गया, डीएम सीएम पीएम अब तीनों अपने होंगे, तो भीड़ में हिस्टीरिया होता था। उसी तरीके से 90 में लालू यादव कहते थे भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो। लेकिन अब इन नारों में वो शक्ति नहीं रह गई है कि वो भीड़ को पागल कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अयोध्या का मंदिर पूरा नहीं हो पाया कि काशी शुरू हो गया, वो काशी खत्म होगा तो जो है तो आपका मथुरा शुरू हो जाएगा। तो इनके सामने अब अपेक्षा बढ़ गई है जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग फास्ट हुआ ना, आकांक्षा बढ़ गई है। युवा जो है वो इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, वो जानता है कहां मुझे फंसा रहे हो। जब तक मैं जाति जाति में उलझूंगा, 4 रील बना करके मैं एलविश यादव हो जाऊंगा। क्योंकि एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मुझे याद आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद आया, इस देश के वो गृह मंत्री रह चुके हैं और गोभी उगा करके करोड़ों में बेच चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। उस आदमी ने जब डिमोनेटाइजेशन हुआ और यूपीआई का चलन शुरू करने की बात हुई तो कहा सदन में खड़ा होकर के, सोचिए वो फाइनेंस मिनिस्टर था, मोदी जी, you wanted to say that गरीब चाय वाला and सब्जी वाला will take 7 rupees 50 पैसा in digital currency? Have you completely lost? इस देश में इंटरनेट नहीं है भाई, कैसे पॉसिबल होगा? आज चिदंबरम से कोई पूछे ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक के पास विजन था और तुम जैसे क्लूलेस आदमी के पास कोई विजन नहीं था। नहीं, विजन होता भी कैसे? जिस आदमी की सारी जो है सारा ब्रेन इसमें लग रहा हो कि यार बालकनी में मैं 45 करोड़ का गोभी उगा सकता हूँ, तो सारा दिमाग तो वहां खपा दिया 45 करोड़ 40 करोड़ मैनेज करने में। इसी वजह से ये हालत रही है भारत की। और देखिए, आप लोगों ने एक बात कही कि कांग्रेस सॉरी क्यों नहीं बोलती, नहीं बोली भाई। देखिए, मैं आपको टोकूंगा। आज तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई जानकारी नहीं है
वो तो जो टेलीप्रॉम्प्टर पे लिखा होता है वो पढ़ देते हैं। क्या देश टेलीप्रॉम्प्टर से चलेगा? एकदम ठीक बात है भाई। आप ही 9वीं फेल हो करके जो है एमटेक होल्डर को बताइए। ये आदमी एक दिन डिमोनेटाइजेशन पे, मुझे याद है 2015-16 की बात है, 17-18 की, जब डिमोनेटाइजेशन 17 में हो गया था, 18 की बात है। ये आदमी अपने प्रोफाइल से डिमोनेटाइजेशन के इंपैक्ट्स के बारे में बता रहा था। तो मुझ जैसे पढ़े लिखे युवा को लगा कि हम लोगों ने बेकार में पढ़ाई की, हम भी 9th फेल होते तो डिप्टी सीएम होते। लेकिन फिर बाद में लगा, पता चला अच्छा हमारे पीछे लालू यादव वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं था। देखिए अभी देश में 4-5 युवा नेता तथाकथित रूप से हैं जिनके पिताजी बड़े नाम थे। उनमें एक लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र हो गए, और एक मुलायम सिंह यादव जी वाले हो गए, और एक राहुल। इन तीनों में कंपटीशन ये है कि सबसे बड़ी बंडलबाजी कौन कर सकता है। एक भूकंप लाता है 15 मिनट में, दूसरा तो ऑस्ट्रेलिया से पड़ा हुआ तो कह रहा है भाई आप जीपीएस सिस्टम से ट्रैक कर सकते थे, वहां से तो दिख जाता है गाड़ी कैसे पलटी है। मैं पूरा पागल हो गया था ये स्टेटमेंट सुनने के बाद कि भाई ये कौन से ऑस्ट्रेलियन, ये लोग पढ़े लिखे भी है या वहां जाकर के मतलब क्या किए ये लोग। जिस आदमी को ये पता नहीं है कि जीपीएस में सीसीटीवी कैमरा नहीं होता भाई, बेसिक्स पता। अच्छा उसने एक और बयान दिया था, मोदी जी को पता नहीं है लेकिन ब्लैक मनी भी भारत की जीडीपी में बहुत विशेष योगदान रखता है। ये रिकॉर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है अखिलेश यादव का। अब तेजस्वी यादव के बारे में बता दे, मतलब ये आदमी इतना ग्रेट है। इसका उत्तर दिया किसी ने कि भाई तेजस्वी टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल नहीं करता है क्योंकि उसमें पढ़ना पड़ता है। हाँ मैं एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था कि देखिए तेजस्वी टेलीप्रॉम्प्टर कैसे यूज करेंगे। अब मान लीजिए भारी भरकम अंग्रेजी सब आई, शपथ लेने गए थे ना, सबको वो वीडियो क्लिप दिखा दिया जाए कि शपथ लेने जब गए तेजस्वी यादव तो पढ़ नहीं पा रहे थे, शपथ ग्रहण नहीं कर पा रहे थे ढंग से। 2 बार राज्यपाल ने टोक करके शपथ ग्रहण करवाया। दूसरे को ज्ञान देना कितना आसान होता है, और 9वीं फेल भी ज्ञान दे रहा है। ये हो सकता है इसी देश में इस प्रकार के चमत्कार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ना परिवारवाद पे हमला, तो बाप ने इतना कमा के रखा है कि कुछ नहीं करना है, खाली जादव का नाम लेके वोट मांग दो, अब मुसलमान तुम्हारे साथ है, माई समीकरण तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं करना। संजय जी एक विषय पे चर्चा, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं जी इसको कंक्लूड करना है तो मैं अपना प्रश्न आपको फ्रेम कर दूं जी वीरेंद्र जी, और वो ये है कि ये सब देखते हुए आपको 2024 किस ओर जाता दिख रहा है? देखिए 2024 में भारतीय जनता पार्टी की केवल एक ही चिंता ये है कि ये जो वोट कंसोलिडेशन जो है ये INDIA की वजह से, तो जितना विपक्ष डिवाइडेड था 2014 में 2019 में, हम ये उम्मीद तो ऐसा मुझे लगता है कुछ राज्यों में ये डिवीजन कम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी लड़ाई की तैयारी पूरी है, और यूपी में इसका बहुत असर नहीं है, लेकिन बिहार में, झारखंड में थोड़ा देखने को मिलेगा। बंगाल में सीपीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में कैसे ये समझौता होगा मेरी समझ में नहीं आता है। और एक जो बड़ा डेवलपमेंट हो गया है, मणिपुर से पे सब उलझे हुए हैं। मेवात में दंगे के बाद जिस तरीके से जाटों का जो हिंदू आइडेंटिटी उभरी है, उसको देखते हुए पिछले 10 साल में जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ, जाटों के अंदर बीजेपी के खिलाफ एक अलग जगह रखो ये अभियान चल रहा था यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो ये मेवात के दंगे से बहुत बड़ा झटका लगा है इस अभियान को इंडिया के। और पूरा विपक्ष बहुत खामोश है, कोई डेलीगेशन अब तक मुंह नहीं गया, कोई अपील जारी नहीं हुई, कोई बयान जारी नहीं हुए, और सारा फोकस केवल मणिपुर पर है। और जिस तरीके से गुरुग्राम में वहां पंचायतें हुई हैं, और वहां पंचायतों ने एक समुदाय विशेष के बायकॉट की अपील के जो आह्वान किया है, उस सब को देखते हुए हरियाणा की राजनीति में मुझे लगता है बहुत ही रेडिकल चेंज आने वाला है, और ये हमें दिखाई पड़ेगा अगले साल। और कुल मिलाकर के मुझे बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन मुझे बीजेपी की सरकार बनने में कहीं कोई आज की तारीख में कोई आशंका मुझे नहीं दिखती। and BJP is all set to come to power for the third time.
जी, तो आइए अब इसी बिंदु पर अब हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी ओंकार चौधरी जी नहीं हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।